अगर आपका शेंगेन वीज़ा रिजेक्ट हो गया है या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट से लेके वीएफएस अपॉइंटमेंट तक का, कवर लेटर से लेके बैंक बैलेंस तक का सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में शेयर करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के बेसिस पे। और अगर आप इस वीडियो में एंड तक रुकते हैं तो मैं दो ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जिनके चक्कर में 90% ऑफ द टाइम जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो इन्हीं दो रीजंस की वजह से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू देसी माइल्स वेरीफाइड। और आज इस वीडियो में मैं शेंगेन वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैंने लास्ट 2 साल में 2 बार शेंगेन वीज़ा अप्रूव करवाया है, 2 बार मैं यूरोप घूम के आया हूं। और जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक जेनरिक एडवाइस नहीं है, एक रियल एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने रिसर्च करी थी और मैंने कोई ट्रैवल एजेंट की हेल्प नहीं ली है। तो आपको उस सेंस में मैं बताने वाला हूँ जिससे आप ये खुद सब अपने आप से कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेंगेन वीज़ा है क्या? देखिए, शेंगेन एक एग्रीमेंट है जो कि 27 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में है, जिससे आप एक सिंगल वीज़ा से इन सभी कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। और आपके जितनी भी प्रोमिनेंट यूरोपियन कंट्रीज़ है जो ट्रैवल फ्रेंडली हैं, वो इसके अंदर आती है मोस्टली कंट्रीज़, जैसे कि आपके स्विट्ज़रलैंड, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो सब इसी के अंदर आती हैं। दो ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कंट्रीज़ है जो इसमें नहीं आती है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ जाना है तो शेंगेन वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। वो है आपका इंग्लैंड और दूसरा है आयरलैंड। तो इन दो कंट्रीज़ में आप शेंगेन वीज़ा से नहीं जा सकते। बाकी जितनी भी यूरोपियन मोस्टली कंट्रीज़ हैं, आप शेंगेन वीज़ा से इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। शेंगेन वीज़ा जनरली आपको जो मिलता है तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बार ट्रैवल कर रहे हैं, कि आपको सिंगल एंट्री मिलेगा या मल्टीपल एंट्री मिलेगा। जनरली आप जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको सिंगल एंट्री मिलता है, बट आप जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिल सकता है। और जो वीज़ा की ड्यूरेशन रहती है टोटली डिपेंड करती है आपके ट्रैवल के, जो आपका ट्रैवल प्लान है, कितने दिन का प्लान है उसके ऊपर। जनरली आपको 45, 60 या 90 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ट्रैवल प्लान, जो आपकी ट्रैवल ड्यूरेशन है वो कितनी है और एम्बेसी कौन सी से अप्लाई कर रहे हैं। और अब आता है वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि अगर मैं 3 कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं शेंगेन वीज़ा कौन सी कंट्री से अप्लाई करूँ। तो देखिए, रूल एकदम सिंपल है। जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए अपना ट्रैवल प्लान रख रहे हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ रुकने वाले हैं, आप उसी कंट्री से अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। अगर आपका प्लान कुछ ऐसा है कि आप इक्वल नंबर ऑफ़ डेज़ आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सब कंट्रीज़ में, तो जिस कंट्री में आप सबसे पहले लैंड कर रहे हैं, मतलब इंडिया से जाते टाइम जिस कंट्री में आप सबसे पहले जाएंगे, आपको उस कंट्री से आपका वीज़ा अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रैवल प्लान है 10 डेज़ का, जिसमें आप 7 दिन स्विट्ज़रलैंड रुकने वाले हैं और 3 दिन फ्रांस में रुकने वाले हैं, तो आपका जो मोस्ट ऑफ द ट्रैवल जो आपका ड्यूरेशन है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, तो आपको स्विट्ज़रलैंड से ही अप्लाई करना है। अगर आप फ्रांस से अप्लाई करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। सिमिलरली, अगर आपका इक्वल नंबर ऑफ डेज़ का प्लान है, कि जैसे आप फ्रांस और बेल्जियम जाना चाहते हैं और 5 डेज़ के लिए दोनों आपने ट्रैवल प्लान रखे हैं, तो आप फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ डेज़ के लिए रुकना है। तो आप चाहे आप फ्रांस से अप्लाई कीजिए, चाहे बेल्जियम से अप्लाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है डॉक्यूमेंट्स, कि आपको शेंगेन वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना है। तो मैं स्क्रीन पे भी आपको सब डॉक्यूमेंट्स का एक चेकलिस्ट टाइप दे रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। बाकी मैं आपको लिख के रखा है मैंने, थोड़ा वो रीड कर देता हूँ कि आपको चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिस भी आप एम्बेसी से अप्लाई करेंगे उसकी वेबसाइट पर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आपको वो फॉर्म भरना है। तीसरा है आपके फ़ोटोग्राफ्स, जो कि एक स्पेसिफाइड साइज़ में होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही मिल जाएगा कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। दूसरा, आपको फ़्लाइट बुकिंग्स दिखानी पड़ती हैं। तीसरा है आपका होटल बुकिंग्स, होटल आपके रिजर्वेशन आपको शो करने हैं। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होना ही चाहिए। आपका 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा कि आपको 6 मंथ्स का देना है, 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट देना है, तो वो आपको देना होता है। आपको आपके इनकम का प्रूफ देना होता है, आपका जैसा आईटीआर होता है, आईटीआर वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, वो सबमिट करना होता है। फॉर्म 16 भी दे सकते हैं आप, तो वो भी देना होता है। एक कवर लेटर देना होता है। दिस इज़ काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन जो आपको एम्बेसी में सबमिट करनी होती है, ये बताने के लिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं, एक जस्ट आपके लिए एप्लीकेशन है वो। और दूसरा है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप कहीं काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या प्राइवेट किसी फर्म में एक सैलरीड बेसिस पे आप काम करते हैं, तो उस कंपनी से आपको चाहिए एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मैंडेटरी हैं, जो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए।
तो अब आते हैं हम एक वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पे कि हमको बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है आके शेंगन वीज़ा के लिए। तो देखिए एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका एक कोई भी फिक्स्ड आंसर कहीं पे अवेलेबल नहीं है। बट एक इसका सिंपल रूल है कि देखिए जैसे भी आप जिस कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, वहाँ पे घूमने फिरने की कॉस्ट होती है। जैसे स्विट्जरलैंड अगर आप जाएंगे तो स्विट्जरलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इटली में जाएंगे या फिर स्पेन में जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग स्विट्जरलैंड जितनी नहीं है, थोड़ी कम है। तो जितने भी आप जैसे स्विट्जरलैंड से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और जितने नंबर का आपका दिन का ट्रैवल का प्लान है, आप उस नंबर को जो आपका पर डे का एक्सपेंडिचर है उस कंट्री के अंदर, वो अपने नंबर ऑफ प्लान्स जो ट्रैवल प्लान्स के डेज हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी नंबर आता है वो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस है जो आपको अपने बैंक अकाउंट में रखना ही रखना है। तो जैसे कि अगर मैंने एक पूरी चेकलिस्ट बनाई है जिसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपका किस कंट्री का कितना एक्सपेंडिचर होता है, जो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कितना एक दिन का एक्सपेंडिचर है इस कंट्री के अंदर, और आपका कितना बैलेंस होना चाहिए और कितने दिन मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है, जो मैं पहले आपको पिछले सेशन में बताया था। तो आप इसमें अपना देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, और अपने नंबर ऑफ ट्रैवल डेज का जो आपका है प्लान है, आप उससे मल्टीप्लाई करके अपना नंबर निकाल सकते हैं। बट ये तो एक थोड़ी सी किताबी बात हो गई है, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल अपने पर्सनल एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जितना भी आपका नंबर आता है उससे 50-60 हज़ार रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा ही रखिए, क्योंकि ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट एक बेयर मिनिमम सर्वाइवल पे आप यूरोप ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है $100 और आपका नंबर ऑफ डेज़ का जो प्लान है वो है 10 डेज़ का, तो आपका जो टोटल नंबर आ रहा है इट इज़ कमिंग अराउंड $1000 या 1000 यूरो, सॉरी। तो 1000 यूरो रखने के बजाय अगर आप 1500 यूरोज रखेंगे, क्योंकि आपको आपकी फ़्लाइट्स भी करनी है, आप शॉपिंग भी करेंगे वहाँ पे जाके, ऐसा नहीं है कि कट टू कट चलने वाले हैं, तो एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपके वीज़ा अप्रूवल के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस चीज़ के अंदर बैंक बैलेंस से रिलेटेड कि आपको जो आपका बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है जिसमें ये बैलेंस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जितने मंथ्स का आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा है ये उतने टाइम तक रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो वीज़ा का अपॉइंटमेंट है जिस दिन, तो आप उसी दिन अपना 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इतना अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करके आप लेके जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिससे आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको करना ये है कि जितने भी ड्यूरेशन का आपसे स्टेटमेंट मांगा है, जैसे आपसे 3 महीने का मांगा है, तो 3 महीने तक आपके अकाउंट में वो मिनिमम बैलेंस एटलीस्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली जस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपने उतना अमाउंट सबमिट कर दिया। सेकेंडली कि अगर आपका एफडी वगैरह का या म्यूचुअल फंड का कोई स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप पैसे रखते हैं, जनरली आपके अकाउंट में भी थोड़ा पैसा है बट मोस्ट ऑफ द पैसा आपका वहाँ है, तो आप उसका अकाउंट स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हैं, बट साथ में आपको आपका ITR वेरिफिकेशन फॉर्म बिल्कुल सबमिट करना है, फॉर्म 16 भी सबमिट करना है। तो अब आते हैं कवर लेटर पे। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड चेंज हो गया है क्योंकि कार में जहाँ बैठा था वहाँ थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं घर के अंदर आ गया हूँ। तो कवर लेटर क्या होता है? देखिए, कवर लेटर काइंड ऑफ एप्लीकेशन है जो कि आप एम्बेसी को लिखते हैं, जिसके अंदर आप अपनी जितने भी आपने साथ में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनका उसमें क्रक्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने से पहले जो वीज़ा ऑफिसर पढ़ने वाला है। तो इसमें आपकी बेसिक सारी डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वो पढ़ने वाला है, तो आपको बहुत केयरफुली लिखना होता है ये। इसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स आती हैं, जो आपके इनिशियल जो बेसिक पर्सनल डिटेल है वो आती हैं, या आपकी प्रोफेशनल डिटेल आती हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताने के लिए आपका वापस इंडिया आने का क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि आप प्रोफेशनली बहुत स्टेबल हैं यहाँ पे, तो वो आपको उसके अंदर स्टेट करना पड़ता है। आपके ट्रैवल प्लान्स क्या हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, वो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। आपके साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो आपको उसके जो आपका कंपेनियन है उनकी उसमें डिटेल डालनी है, और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसकी एक लिस्ट उसमें डालते हैं। तो मोटा मोटी ये सब डिटेल्स रहती है। बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बनता है, ये एप्लीकेशन लेटर नहीं बनता है, जस्ट 1 या 2 पेज का रहता है कि अगर आपकी थोड़ी डिटेल ज़्यादा है तो 2 पेज तक जा सकते हैं। वैसे जो लिस्ट लगाते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद वो 2 पेज में चला जाता है, तो हमको इतना ही इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देना होता है। और अगर आपको कवर लेटर कैसे लिखना है, कैसे चाहिए, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, और मैं आपको अपना कवर लेटर का सैंपल भी ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। तो अब हम आते हैं शेंगन वीज़ा के लिए जो हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उस पर। देखिए, जो शेंगन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट होता है वो यूएस वीज़ा की तरह नहीं होता है। आपका कोई पर्सनल इंटरव्यू जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसके साथ 1-to-1 नहीं होता है, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं यहाँ पे। तो और वो भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं वो आप जाके डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट नहीं करते हैं। इसके लिए जो VFS ग्लोबल है, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज वाला जो सेंटर है, आपको उनके पास जाना पड़ता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। वो डॉक्यूमेंट्स आपके कलेक्ट करते हैं और वो अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको वो एम्बेसी में सबमिट करते हैं जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं।
तो जो वीज़ा के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वीएफएस के सेंटर पे जाके, उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, जो कि वीएफएस की जो वेबसाइट है उससे ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। वीएफएस का जो अपॉइंटमेंट बुक करने का डिटेल प्रोसीजर है, इसके रिगार्डिंग मैंने इनिशियली एक बहुत पिछली बार जब गया था उस टाइम पे एक वीडियो बनाया था, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैंने सब बताया हुआ है कि किस तरीके से आप जिस भी कंट्री में विजिट करने वाले हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के टाइम पर आपको क्या क्या लेके जाना है, वो सारी डिटेल उसके अंदर अवेलेबल, तो वो वीडियो आप ज़रूर रेफर कर सकते हैं उसके लिए। अब जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं वीएफएस के सेंटर पर जाके, तो उसके बाद क्या, देखिए एम्बेसी जनरली 15 डेज़ तक का टाइम लेती है। वो 15 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा का जो भी डिसीजन होता है वो करके आपको आपका पासपोर्ट वापस भेज देते हैं। जनरली 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। पहला तो ये कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। अगर वीज़ा अप्रूव हो गया तो जो स्टिकर वीज़ा होगा या ई वीज़ा होगा वो आपके पास आ जाएगा। और इन एक्सपीरियंस जो मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया है, तो विदिन 15 डेज़ नहीं बट 5 दिन के अंदर ही आपका डिसीजन होकर आ जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो साथ में आपको एक लेटर मिलता है जिसमें मेनली आपका वीज़ा रिजेक्शन का रीज़न लिखा होता है, और अगर नहीं लिखा होता तो आपको री एप्लीकेशन के लिए बोल देते हैं वो। और थर्ड होता है कि आपसे कुछ अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड है। वैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेल के थ्रू भी वो कम्युनिकेट करते हैं और आप उनको मेल पे भेज भी सकते हैं। बट किसी किसी चांस में ऐसा भी होता है कि आपका जो वीज़ा है उसके अंदर ना एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, बस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे सॉर्ट किए हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेंगन वीज़ा। आपको वीज़ा के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब मैं उन 2 चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जो 2 चीज़ें मैंने आपको बोली थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग बहुत जनरली मिस्टेक करते हैं, जिसके चक्कर में जो 90% जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो इन 2 रीज़न की वजह से ही होता है। पहला रीज़न है कि आपका कवर लेटर। अगर आपने आपके कवर लेटर के अंदर आपकी जो डिटेल्स है या फिर आपने जो आपका मैसेज है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, वापस क्यों आएंगे, अगर वो ठीक से कन्वे नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपका कवर लेटर सबसे पहले पढ़ता है, और कवर लेटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो जाता है। सेकंड रीज़न होता है कि आपका जो बैंक बैलेंस से रिलेटेड था, कि अगर आप अपना बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि 3 महीने तक मेंटेन करना है क्या। और जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती वो क्या करते हैं कि जैसे वीज़ा अभी 2 महीने बाद आपका अपॉइंटमेंट है, वो धीरे धीरे अभी से आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने लग जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो साफ रिफ्लेक्ट होता है आपके बैंक स्टेटमेंट में कि आपने ये आपका रेगुलर मेंटेन नहीं रहता है, आपने वीज़ा पर्पज़ के लिए किया है, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसके चक्कर में भी वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। तो आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एडिशनली आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको आपकी जो फ्लाइट्स हैं, जैसे आपको जो ट्रैवल करना है वो एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स आप पहले अपॉइंटमेंट लेके बुक कर लीजिए। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा क्लोज जाएंगे तो आपको सब चीज़ें महंगी मिलने वाली हैं। तो आप जितना अपॉइंटमेंट अपना पहले का लेंगे, जितना ट्रैवल आप पहले का प्लान कर लेंगे, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई भी फेक नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ फेक हुआ तो बहुत बार एम्बेसी ब्लैक लिस्ट भी कर देती है कि आप उस कंट्री से अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स कोई भी सबमिट नहीं करने हैं, आपको सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने हैं। और जितनी भी फ्लाइट्स और होटल्स और जो भी आपको बुकिंग करनी है वो सब रिफंडेबल बुकिंग करनी है। अगोड़ा के थ्रू आपके फ्री होटल्स बुक हो जाते हैं। फ्लाइट की टिकट्स आपको डमी टिकट्स मिल जाती है, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, या फिर आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो मैं भी आपको डमी टिकट्स के लिए बहुत ईजिली प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक नंबर जो आपको बहुत ईजिली और बहुत ही नॉमिनल रेट में आपको डमी टिकट्स दे देंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेंगन वीज़ा, और जो इंपॉर्टेंट 2 बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव हो, आप ज़रूर यूरोप जाके घूम के आएँ। यूरोप बहुत मैसिव है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। आप एक ट्रिप में बिल्कुल कवर नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादा कोशिश भी मत कीजिएगा कि एक साथ सब कुछ कवर करना है। टारगेट कीजिए कि एक बार जाएँ तो 2 या 3 कंट्री घूम के आएँ, फिर अगली बार दोबारा प्लान बनाइएगा, दोबारा जाइएगा। बहुत सुंदर जगह, बार बार जाने का बिल्कुल आपको मन करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, जिसके अंदर मैं फिर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जो आपके लिए यूज़फुल होगी। तब तक लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू देसी माइल्स वेरीफाइड एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। थैंक यू।